नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पावर ट्रांसमिशन के बारे में। और दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे। जैसे हमने शुरुआत करी थी इंट्रोडक्शन के साथ, किस चैप्टर में अपन पढ़ने का क्या वाले हैं। इसमें अपन पावर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले मोशन ट्रांसमिशन होगा, उसके बाद ही क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन होगा। इसके बाद अपन ने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव्स के बारे में, उसके फ्लो डायग्राम के बारे में हमने बात की थी, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव के बारे में हमने बात की थी, पट्टा चालन के बारे में हमने बात की थी, कौन कौन से प्रकार के पट्टे यहाँ पे यूज किए जाते हैं उनके बारे में दोस्तों अपन ने बात की थी। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, वह है वेग अनुपात। क्या है? वेग अनुपात। वेग अनुपात बोले तो वेलोसिटी रेशियो, नाम से पता चल रहा है वेग अनुपात क्या होता है। वेग का अनुपात, वेग का अनुपात क्या कहलाता है? वेग अनुपात कहलाता है। लेकिन बात करते हैं कौन से वेग का अनुपात वेग अनुपात कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें कि जो चलित घिरनी है, चलित घिरनी का वेग, चलित घिरनी का वेग और चालक घिरनी का वेग, चलित घिरनी का वेग और चालक घिरनी का वेग, इनका अनुपात कहलाता है दोस्तों वेग अनुपात, वेलोसिटी रेशियो, जिसे शॉर्ट में अपन VR के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी चालक घिरनी किसे कहा जाता है और चलित घिरनी किसे कहा जाता है। जो घिरनी किसी दूसरी घिरनी को चलाती है, तो जो चलाती है वह तो चालक की घिरनी कहलाती है, और जो चलती है वह चलित घिरनी कहलाती है। तो चलित घिरनी का वेग क्या है, किस वेग से वह चल रही है, और चालक घिरनी का वेग क्या है, किस वेग से वह चल रही है, इनका अनुपात क्या कहलाता है बच्चों? वेग अनुपात, वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है, मान लो जो D1 है वह चालक घिरनी का व्यास है, चालक घिरनी का व्यास है, और जो D2 है वह चलित घिरनी का व्यास है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह निकलती है, मैंने मान लो 1 मिनट तक चालक घिरनी को चलाया, तो 1 मिनट में चालक घिरनी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, और 1 मिनट में चलित घिरनी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। ये दोनों दूरी आपस में बराबर निकलती हैं। किसमें? बेल्ट ड्राइव में। ये कंसेप्ट यहाँ से निकलता है, यानी यहाँ से एक नया कंसेप्ट ये निकलता है कि 1 मिनट में चालक घिरनी के द्वारा तय दूरी बराबर होती है 1 मिनट में चलित घिरनी द्वारा तय दूरी के, चलित घिरनी द्वारा तय दूरी के। ठीक है। सबसे पहले हमने बात की वेग अनुपात। वेग अनुपात किसे कहते हैं? चलित घिरनी के वेग और चालक घिरनी के वेग को वेग अनुपात कहा जाता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो D1 है वो चालक घिरनी का व्यास है, और D2 जो है वह चलित घिरनी का व्यास है। एक कंसेप्ट यहाँ से यह निकलता है कि 1 मिनट में चालक घिरनी के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी, वही दूरी, उतनी ही दूरी 1 मिनट में चलित घिरनी के द्वारा तय की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब चालक की घिरनी चलेगी तभी तो चलित घिरनी चलेगी। 1 मिनट में चालक की घिरनी जितनी चलेगी उतनी ही 1 मिनट में चलित घिरनी चलेगी, यानी दोनों दूरी आपस में क्या रहेगी? बराबर रहेगी। अब दोस्तों, चालक घिरनी का जो वेग है वो N1 है। क्या है? N1 है। अगर इस N1 को मैं चालक घिरनी की परिधि से गुणा कर दूंगा, चालक की घिरनी की परिधि क्या होती है? 2πr होती है, 2π और इसकी त्रिज्या r1, तो इसकी परिधि क्या रहेगी? 2πr1। तो दोस्तों 2 इंटू आर को मैं D1 लिख सकता हूँ, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना किसके बराबर होता है? व्यास के बराबर होता है। तो परिधि को मैं आज के बाद 2πr से रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, किससे रिप्रेजेंट करूँगा? पाई इंटू डी से, सॉरी पाई इंटू डी से। तो इसकी परिधि कितनी होगी? पाई इंटू डी होगी। तो इस चालक घिरनी की जो भी परिधि है, उस परिधि को अपन स्पीड N1 से गुणा कर देंगे, तो ये 1 मिनट में तय दूरी आ जाएगी। किसके द्वारा तय दूरी आ जाएगी? ये
चालक गिरने के द्वारा। और चलित गिरने की जो परिधि है वो पाई d2 है, इसके पाई d1 तो उसकी क्या हो जाएगी पाई d2, उसको भी उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाल से यानी वेग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूरी आ जाएगी। दोनों दूरियों को मैंने क्या कर दिया बराबर कर दिया, पाई से पाई कट गया। तो दोस्तों यहाँ से मैं n2/n1 निकालना चाहूँ, n2/n1 यानी इस n1 को मैं इसके नीचे बटा में ले गया, वज्र गुणा के हिसाब से मैं नीचे बटा में ले जा सकता हूँ, और इस d1 के नीचे बटा में किसको ले आया d2 को ले आया, तो ये आ जाएगा d1/d2। यानी यहाँ से n2/n1 का मान किसके बराबर आ गया d1/d2 के बराबर आ गया। और दोस्तों n2 क्या है चलित घिरने का वेग, और n1 क्या है चालक घिरने का वेग, और ये चलित घिरने का वेग और चालक घिरने का वेग, इसका अनुपात ही क्या कहलाता है वेलोसिटी रेशियो, यानी वेग अनुपात। तो वेग अनुपात का एक फॉर्मूला तो क्या हो गया जो यहाँ भी पढ़ा था अपन ने n2/n1। n2 क्या है चलित घिरने का वेग, n1 क्या है चालक घिरने का वेग, और एक फॉर्मूला क्या हो गया d1/d2, यानी इधर n2 है तो इधर d1 है, इधर n1 है तो इधर d2 है। d1 जो है चालक गिरने का व्यास है, d2 चलित गिरने का व्यास है। दोस्तों इस केस में पट्टे की मोटाई कंसिडर नहीं की गई है, यानी इस केस में पट्टे की मोटाई को हमने नगण्य माना है। क्या माना है नगण्य। अगर पट्टे की मोटाई भी कंसिडर की जाएगी कि भाई पट्टा भी कुछ ना कुछ मोटा तो है, तो फिर फॉर्मूला क्या रहेगा, मान लो पट्टे की मोटाई मैंने स्मॉल टी मानी है, क्या मानी है स्मॉल टी, तो दोस्तों यहाँ से n2/n1 का फॉर्मूला आ जाएगा d1+t/d2+t, यानी डायामीटर में अपन पट्टे की मोटाई को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे पट्टे की मोटाई को, तो n2/n1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा d1+t/d2+t, और ये n2/n1 क्या कहलाता है वेलोसिटी रेशियो। तो ये वेलोसिटी रेशियो के फॉर्मूले आगे वेग अनुपात के। वेग अनुपात क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल से समझा दिया। जो भी हमने समझा ये थ्योरी के माध्यम से सब कुछ इमेज में आपकी स्क्रीन पे जाएगी, उसमें लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। वैसे एप्लीकेशन के अंदर जिसने कोर्स खरीद रखा है उसको नोट्स की PDF भी मिल जाएगी ऐप के अंदर, ठीक है। और ये वैसे भी यूट्यूब पे 2-3 क्लासेस डेमो के रूप में अपन इस चैप्टर की भी दे देंगे, ठीक है। इसके बाद की सभी क्लासेस किस में चलेगी स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप में चलेगी। तो अब ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और गूगल प्ले स्टोर से भी या उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को उच्च स्तर पर पहुंचा सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं उस इमेज के बारे में, ठीक है। तो देखो आपकी स्क्रीन पे इमेज आ रही है, ये देखो भाई वेग अनुपात नीचे नीचे लिखा हुआ है, चालित गिरनी तथा चालक की गिरनी के वेगों के अनुपात को क्या कहा जाता है वेग अनुपात कहा जाता है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे जो इमेज आ रही है उसमें देखो d1 क्या है चालक की गिरनी का व्यास है, d2 चलित गिरनी का व्यास है, n1 चालक गिरनी की गति है यानी इसका वेग है, इसकी चाल है, n2 चलित गिरनी की गति है, और t जो है पट्टे की मोटाई है, पट्टे के द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी पाई d1 n1 है, पट्टे के द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी चलित गिरनी पर, यह ऊपर चालक गिरनी के लिए व चलित गिरनी के लिए पाई d2 n2, दोनों दूरियों को हमने बराबर कर दिया तो वेलोसिटी रेशियो आ गया n2/n1 बराबर d1/d2। पट्टे की मोटाई नगण्य है, सब कुछ लिखा हुआ है, और पट्टे की मोटाई को कंसिडर करेंगे तो टी दोनों तरफ जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, अपन आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे संयुक्त पट्टा चालन। किसकी बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है अपना हुआ है संयुक्त पट्टा चालन। संयुक्त पट्टा चालन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। क्या बोला जाता है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। संयुक्त पट्टा चालन क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, उसके बारे में दोस्तों अपन समझते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये इमेज आ चुकी है, इसमें देखो डायग्राम में 4 पुलियाँ आपको नज़र आ रही है। एक पुली O है जो चालक की गिरनी कहलाएगी, एक दूसरी पुली जो लास्ट नंबर की है R वह चलित गिरनी कहलाएगी, और चालक गिरनी और चलित गिरनी के बीच में यहाँ 2 पुलियाँ और हैं P और Q। दोस्तों जो चालक की गिरनी है स्टार्टिंग वाली O ये अकेली है तो ये किसी शाफ्ट पे लगी हुई रहेगी, वैसे ही
जो चलित घिरनी है आर, ये भी किसी शाफ्ट पे लगी रहेगी, लेकिन जो बीच वाली घिरनियाँ हैं ओ और पी, ये दोनों एक ही शाफ्ट पे लगी रहेगी। और जब ये दोनों एक ही शाफ्ट पे लगी रहेगी तो ये दोनों एक ही गति से घूमेंगी, यानी इन दोनों घिरनियों का वेग एक समान रहेगा। किस किस का? पी का और क्यू का। और चालक घिरनी और चलित घिरनी का वेग अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी में कि चित्र से यदि गति घिरनी ओ से पी में तथा फिर घिरनी पी से क्यू में, फिर क्यू से घिरनी आर पर पारिषित की जाए तो इस प्रकार की घिरनी पी तथा क्यू एक शाफ्ट पर स्थित होगी, पी और क्यू दोनों एक शाफ्ट पर स्थित होगी, और अन्य दो जो घिरनियाँ हैं ओ और आर वो दूसरे शाफ्ट पर लगी होगी। इस प्रकार का जो संयोजन है दोस्तों वह संयुक्त पट्टा चालन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो D1, D2, D3, D4 है, इन चारों घिरनियों के अलग अलग व्यास है, और N1, N2, N3, N4 जो है इन चारों घिरनियों के अलग अलग वेग है या चाल है, जो कि किसमें? चक्कर प्रति मिनट। चक्कर प्रति मिनट बोले तो RPM, किसमें? RPM। RPM का मतलब क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे चारों घिरनियों के व्यास दे रखे D1, D2, D3, D4, चारों घिरनियों के वेग दे रखे N1, N2, N3, N4, किस में है? RPM में। RPM बोले तो रोटेशन पर मिनट। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे जो वेग अनुपात होता है, वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो, अपन ने क्या पढ़ा? वेलोसिटी रेशियो वेग अनुपात होता है चलित घिरनी का वेग बटा चालक घिरनी का वेग। तो चलित घिरनी जो है वो चौथे नंबर पे, लास्ट नंबर पे है, तो इसका चाल क्या होगी? N4, इसका वेग क्या हो गया? N4। और चालक घिरनी पहले नंबर पे है तो इसका वेग क्या हो गया? N1। तो इनका अनुपात क्या कहलाएगा? वेलोसिटी रेशियो कहलाएगा, N4 बटा N1। और दोस्तों यहाँ पे डायामीटर के रूप में अगर फॉर्मूले की अपन बात करें तो डायामीटर के रूप में जो वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो बराबर रहेगा N1 इंटू N3 बटा N1 ही डायामीटर के रूप की बात करेंगे तो D1 इंटू D3 बटा D2 इंटू D4, यानी विषम संख्याओं में डायमीटर का गुणनफल ऊपर है और सम संख्याओं में डायमीटर का गुणनफल नीचे है। ऊपर क्या आएगा? D1 इंटू D3, यानी चालक की घिरनी का व्यास और तीसरे नंबर की घिरनी का व्यास, फिर D2 दूसरे नंबर की घिरनी का व्यास और चलित घिरनी का व्यास, इनका अनुपात भी क्या कहलाएगा? वेलोसिटी रेशियो। यह फॉर्मूला कब है? जब हमने पट्टे की मोटाई को कंसिडर नहीं किया है, यानी पट्टे की मोटाई नगर ने मानी है। अगर दोस्तों हम पट्टे की मोटाई को भी कंसिडर करेंगे तो ये फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? सब में क्या होगा? टी जुड़ जाएगा, तो D1 प्लस टी इंटू D3 प्लस टी अपॉन D2 प्लस टी इंटू D4 प्लस टी। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा किसका? वेलोसिटी रेशियो का डायमीटर के रूप में, जब पट्टे की मोटाई को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये देखो एक बार मैं हटा देता हूँ ताकि आपको बोर्ड अच्छे से नज़र आ जाए। ये देखो भाई, ये फॉर्मूला, तो जब चालक घिरनी और चलित घिरनी के अलावा बीच में दो घिरनियाँ और आ जाए, ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? संयुक्त पट्टा चालन कहलाएगा। और उस स्थिति में वेग अनुपात का फॉर्मूला अपन ये यूज़ लेंगे। अब जो भी अपन ने संयुक्त पट्टा चालन में पढ़ा, इसे एक बार थ्योरी के माध्यम से भी अपन समझ लेते हैं। ठीक है, तो अपन डिस्प्ले कैप्चर के माध्यम से इसे समझते हैं। ये लो बच्चों, ये देखो संयुक्त पट्टा चालन, ये जो गति है, जो पावर है, पहले ओ वाली घिरनी से कहाँ जाएगी? इस पी वाली घिरनी पे जाएगी, और फिर इस पी वाली घिरनी से पावर का ट्रांसमिशन इस क्यू वाली घिरनी पर होगा, और क्यू वाली घिरनी से पावर ट्रांसमिशन कहाँ होगा? आर वाली घिरनी पर होगा। ये वाली घिरनी और ये वाली घिरनी दोनों अलग अलग शाफ्ट पे माउंटेड रहेगी, और ये दोनों घिरनियाँ एक ही शाफ्ट पे माउंटेड रहेगी। इसलिए इस प्रकार की पूरी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? संयुक्त पट्टा चालन कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, और अगला जो टॉपिक है हमारा वह है फिसलन। क्या है? फिसलन। अगला टॉपिक है बच्चों फिसलन। फिसलन बोले तो स्लिप ऑफ बेल्ट, स्लिप ऑफ बेल्ट। फिसलन क्या होता है? स्लिप ऑफ बेल्ट क्या होता है? इसे अपन
समझते हैं। दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है, पट्टे और गिरने के बीच जो घर्षण बल होता है वो अच्छे से नहीं होता या वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो जब घर्षण बल कमज़ोर पड़ जाता है तो जो पट्टा है वो पुली को फिसलने लग जाता है। ठीक है, फिसलने लग जाता है तो उसका वेग अनुपात कांस्टेंट नहीं रह पाता। तो जहाँ पे हमें कांस्टेंट वेग अनुपात की ज़रूरत होती है वहाँ पे अपन पट्टा चालन विधि प्रयोग नहीं कर सकते। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे बाइसिकल है, साइकिल है, साइकिल में हम पट्टा यूज कर ले और वो पट्टा फिसल जाए तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। इस वजह से साइकिल में चेन यूज की जाती है, तो वहाँ चेन ड्राइव यूज किया जाता है, बेल्ट ड्राइव यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसे अपन एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। ये देखो भाई, ये आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है इमेज। इसे अपन समझते हैं। फिसलन, घिरनी और पट्टे के बीच कुछ तनाव रहता है। जैसा कि अपन ने पढ़ा, जब पट्टा किसी घिरनी पे घूमेगा तो खिंचाव महसूस करेगा या ढीलापन महसूस करेगा, लेकिन दोनों स्थितियों में वहाँ पे क्या रहेगा, तनाव रहेगा। ठीक है, पर कभी कभी पट्टे व घिरनी के बीच घर्षण के कारण खींचे व ढीले भाग के तनाव में अंतर अधिक हो जाता है। दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल लगता है, उस घर्षण बल के कारण जो खिंचे हुए भाग में तनाव है और जो ढीला भाग है उसमें जो तनाव है उनमें अंतर बहुत ज़्यादा आता है। और जब उनमें अंतर बहुत ज़्यादा आ जाता है तो इस स्थिति में पट्टा पुली पे से फिसलने लग जाता है। ठीक है, तो जिससे गिरने पर लिपटा पट्टा फिसलने लगता है। गिरने और पट्टे के बीच इस गति को फिसलन कहा जाता है। जब खींचे हुए भाग में तनाव और ढीले भाग में तनाव का अंतर बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो पट्टा पुली पे से फिसलने लग जाएगा और इसी को क्या कहा जाता है, फिसलन कहा जाता है। जो फिसलन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यानी फिसलन का मान किस में निकाला जाता है, परसेंट में निकाला जाता है। किस में निकालेंगे, परसेंट में, तो प्रतिशत में निकाला जाता है। फिसलन के कारण पट्टे का वेग अनुपात कम हो जाता है। दोस्तों जब भी ऐसी घटना घटित होगी तो इस फिसलन के कारण क्या होगा, उस पट्टे का वेग अनुपात कम हो जाएगा। अतः जहाँ निश्चित वेग अनुपात की आवश्यकता होती है वहाँ पट्टा चालन प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। तो मैंने आपको बताया, जहाँ पट्टा फिसल सकता है, जहाँ वेग अनुपात निश्चित नहीं रहता है, वहाँ अपन पट्टा चालन प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। वहाँ हम केवल चेन ड्राइव या गियर्स वगैरह सिस्टम ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस स्थिति में वेग अनुपात का जो सूत्र है वो क्या रहेगा, इस स्थिति में वेग अनुपात का सूत्र रहेगा N2/N1 बराबर D1/D2 D1/D2 इंटू 1 - S/100। इस फॉर्मूले के द्वारा वेग अनुपात हम ज्ञात करेंगे। किसके केस में, फिसलन के केस में। ठीक है, और जहाँ पे दोस्तों जो S होता है ये होता है S बराबर S1 + S2, और जो S1 है ये परसेंट में मात्रा है चालक और पट्टे के बीच फिसलन की। चालक और पट्टे के बीच फिसलन की मात्रा है किसमें, प्रतिशत में, और ये चलित घिरनी और पट्टे के बीच फिसलन की मात्रा है प्रतिशत में। यानी चालक घिरनी और पट्टे के बीच कितना फिसलन हो रहा है, परसेंटेज में उसकी मात्रा S1 है। चलित घिरनी और पट्टे के बीच में कितना परसेंट फिसलन हो रहा है, उसके को किससे डिनोट किया जाता है, S2 से। ठीक है, लिखा हुआ है सब कुछ आपके इसमें PDF में, जो कि आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस PDF में से खुद की राइटिंग में हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं। मैं कह रहा हूँ डेरिवेशन और न्यूमेरिकल को अपन बोर्ड पे अच्छे से करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ रहेगा वह भी आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी थ्योरी है ये थ्योरी आपको PDF में मिल जाएगी, वहाँ से नोट्स बनाने हैं आपको खुद की राइटिंग में। ठीक है, और डेरिवेशन न्यूमेरिकल अपन यहाँ करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये मामला क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि फिसलन क्यों होती है। क्यों होती है फिसलन, क्योंकि खिंचे हुए भाग में तनाव और ढीले हुए भाग में तनाव का अंतर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पट्टा पुली पे से फिसलने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा वह है सरकना, क्रीप ऑफ बेल्ट। अगला टॉपिक क्या है, सरकना यानी क्रीप ऑफ बेल्ट। सरकना यानी क्रीप ऑफ बेल्ट। ठीक है, क्रीप ऑफ बेल्ट किसे कहा जाता है, इसे अपन समझते हैं। तो देखो स्क्रीन पे आया हुआ है, सरकना किसे कहते हैं। पट्टे में प्रत्यास्थ पदार्थ के कारण इसका कुछ भाग सिकुड़ता है, कुछ भाग फैलता है। जैसा कि दोस्तों अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था कि यदि पदार्थ प्रत्यास्थ पदार्थ होता है तो बाह्य बल लगाने पर वह फैलता है और बाह्य बल लगाने पर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो पट्टे भी बहुत सी बार क्या होता है, अगर पट्टे प्रत्यास्थ पदार्थ के रहेंगे तो बहुत सी बार फैलेंगे और बहुत सी बार सिकुड़ेंगे। तो जब पट्टा फिसलता है, जब पट्टा फैलता है या सिकुड़ता है तो वह अपनी पोजीशन के बीच में, उसमें क्या होता है,
पट्टे और पुली के बीच सापेक्ष गति होती है, रिलेटिव मोशन होता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? सरकना कहा जाता है। जैसे देखो, पट्टे में प्रत्यास्थ पदार्थ के कारण इसका कुछ भाग सिकुड़ता है, कुछ भाग फैलता है। पट्टे में इस असमान खिंचाव एवं सिकुड़न के कारण पट्टे एवं गिरनी की सतह के बीच क्या होता है? रिलेटिव मोशन होती है, आपेक्षिक गति होती है। ठीक है, जब ये असमान खिंचाव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जब ये पट्टे के कुछ भाग फैलेगा, सिकुड़ेगा, तो यहाँ असमान खिंचाव हो जाएगा। और असमान खिंचाव के कारण क्या होगा? पट्टे और पुले के बीच रिलेटिव मोशन, सापेक्षिक गति होने लग जाएगी, जिसे क्या कहा जाता है? वो जो रिलेटिव मोशन होने लग जाती है पट्टे और पुले के बीच, उसे ही क्रीप कहा जाता है, उसे ही सरकना कहा जाता है। तो सरकने के कारण चालक गिरने और चलित गिरने का वेग भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, जब उनके बीच रिलेटिव मोशन हो जाएगा, तो उनका जो चालक गिरने का वेग है और जो चलित गिरने का वेग है वह भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों उस स्थिति में अपन वेग अनुपात का जो मान है इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। वी आर बराबर N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 बराबर D1 अपॉन D2 इंटू E प्लस अंडर रूट सिग्मा 1 बटा E प्लस अंडर रूट सिग्मा 2। इसके द्वारा दोस्तों अपन ज्ञात कर सकते हैं वेग अनुपात। किसके केस में? सरकने के केस में। D1 D2 डायमीटर है ही सही चालक गिरने और चलित गिरने के। E जो है यंग का प्रत्यास्थ गुणांक है, जो कि अपन ने 100 में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद जो सिग्मा 1 है वो चालक गिरने के अंदर उत्पन्न प्रतिबल है। सिग्मा 2 जो है वह चलित गिरने के अंदर उत्पन्न प्रतिबल है। ठीक है, तो दोस्तों सिग्मा 1 यानी जो चालक गिरने पे खिंचा हुआ पट्टा रहेगा, उस खिंचे हुए पट्टे में प्रतिबल है ये सिग्मा 1, और जो ढीला भाग है उस ढीले भाग में जो प्रतिबल है वह सिग्मा 2 है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक का मामला क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, और अगला जो टॉपिक है वह है पट्टे की लंबाई। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? अगला टॉपिक है अपना पट्टे की लंबाई। पट्टे की लंबाई बोले तो लेंथ ऑफ बेल्ट, लेंथ ऑफ बेल्ट, पट्टे की लंबाई। अब दोस्तों पट्टे की जो लंबाई है इसका डेरिवेशन होगा कि पट्टा जो गिरनियों पे लिपटा हुआ रहता है, जो चालक गिरनी है, जो चलित गिरनी है, उस पर जो अपन पट्टा लपेटते हैं, उस पट्टे की लंबाई क्या होगी, किस प्रकार से उस पट्टे की लंबाई ज्ञात की जाएगी। तो दोस्तों दो केस अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। एक तो खुला पट्टा चालन के लिए, खुले पट्टे चालन के लिए अपन लंबाई का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। उसी प्रकार अपन तिरछे पट्टे चालन के लिए, यानी पट्टा जब तिरछे रूप में क्रॉस सेक्शन में लिपटा हुआ रहेगा, उस वक्त पट्टे की लंबाई क्या रहेगी, उसका भी अपन डेरिवेशन करेंगे। यानी अपन दो डेरिवेशन करने वाले पट्टे की लंबाई के, एक तो खुला पट्टा चालन के लिए, एक तिरछा पट्टा चालन के लिए, और दोनों में से एक डेरिवेशन एग्जाम में 100% आएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे, एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर आउट करते हुए चलेंगे, तभी इसके डेरिवेशन अपन को समझ में आएंगे। दोस्तों ऑनलाइन में ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। अगर डेरिवेशन में कोई पार्ट, कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो उसे आप बार बार देख सकते हो, और कोई चीज़ बार बार देखी जाती है तो उसे आराम से समझा जा सकता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे पट्टे की लंबाई में, और पट्टे की लंबाई में भी फर्स्ट केस जो अपना रहेगा वो रहेगा खुला पट्टा चालन। खुला पट्टा चालन। तो खुला पट्टा चालन के लिए पट्टे की लंबाई कैसे ज्ञात करगी, उसका डेरिवेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ, पहले इसके डायग्राम को समझेंगे, और डायग्राम के आधार पर ही इसका क्या होगा, डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम मैंने आपकी स्क्रीन में बना दिया है। अब इसे अपन समझते हैं, फिर इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो गिरनियाँ हैं, ये चालक गिरनी है और ये वाली चलित गिरनी है। चालक गिरनी और चलित गिरनी दोनों एक ही दिशा में रोटेट हो रही है, इस दिशा में, यानी दोनों गिरनियाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में, जिसे हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में। तो दोस्तों इस पे
दोनों पुलियों में मिलाकर एक पट्टा अपन ने लपेटा हुआ है, उस पट्टे की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये दो पुलियाँ हैं, यहाँ पे जो ये एंगल है ये बीटा अपन ने माना है, यहाँ पे जो ये एंगल है ये बीटा हमने माना है। इसमें दोस्तों अपन ने क्या किया, जो ये रेखा एच ई है, इस रेखा एच ई के समांतर एक रेखा पी ओ टू अपन ने खींची है, जो पी ओ टू है जो इसके तो समांतर है, एच ई के तो समांतर है, और ये जो रेखा है O1 H, इस O1 H पर ये लंब है। ठीक है, लंब है तो ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है यानी O1 और O2 जो है ये कर्ण है, ये दोस्तों आधार है, इसमें से कोई सा भी एक आधार है और कोई सा भी एक लंब है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, और दोनों घिरनियों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है ये y है। ठीक है, तो डेरिवेशन में कौन से टर्म क्या है ये अपन ने समझा। अब इसका डेरिवेशन अपन स्टार्ट करेंगे, किसका, ओपन बेल्ट ड्राइव का, खुला पट्टा चालन का। तो इसमें इस पट्टा चालन में चालक एवं चलित घिरनियाँ समान दिशा में घूमती है, दोनों समान दिशा में घूम रही है, और बिंदु H और बिंदु E जो है वह घिरनी के ऊपरी सिरे पर पट्टे के संपर्क बिंदु है। ऊपरी सिरे पर क्या है, ये पट्टे के संपर्क बिंदु है। ये सब कुछ PDF में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, जो भी मैं समझा रहा हूँ, तो नोट्स अपन वहाँ से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ जो कैपिटल R1 है ये चालक घिरनी की त्रिज्या है। क्या है, चालक घिरनी की त्रिज्या, और R2 जो है बच्चों यहाँ पे ये है चलित घिरनी की त्रिज्या, चलित घिरनी की त्रिज्या। Y जो है दोस्तों वह दोनों पुलियों के केंद्र के बीच की दूरी है। ठीक है, तो दोनों घिरनियों के केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी जो है ये y है, और यहाँ पे जो L है दोस्तों वो पट्टे की लंबाई है। क्या है दोस्तों, ये पट्टे की लंबाई। ठीक है, हमने क्या किया, एच ई के समांतर एक रेखा पी ओ टू खींची जो O1 H पर क्या है, लंब है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, अपन को कोण निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इसका डेरिवेशन करने के लिए कोण कौन से अपन निकालेंगे उसकी अपन बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोण PO2 O1 की। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कोण PO2 और O1, यानी ये P, ये O2 और ये O1, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, और ये वाला जो कोण है दोस्तों ये कोण क्या दे रखा है यहाँ पे, B2। तो कोण PO2 O1 जो है ये किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। किसके बराबर है, बीटा के बराबर। अब यहाँ पे मैं ये वाला कोण निकालूंगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण तो किसके बराबर है, बीटा के बराबर। सबसे पहले कोण निकालेंगे, क्यों निकालेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। अब मैं ये वाला कोण निकालूंगा, कौन सा कोण निकालूंगा, सेकंड पॉइंट में कोण JO1H, ये पूरा कोण। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो एक कोण है ये बीटा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये 90 डिग्री है, 90 है। तो इस 90 डिग्री में ये मैं बीटा जोड़ दूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा कोण आ जाएगा, 90 का मतलब π/2। 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या लिखते हैं, π/2। तो π/2 में ये बीटा जुड़ेगा तो ये पूरा कोण हमारे पास आ जाएगा। तो कोण JO1H क्या आ जाएगा, π/2 प्लस बीटा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और कोण निकालेंगे। और कौन सा कोण निकालेंगे, KO2E, KO2E, यानी ये वाला कोण मेरे को निकालना है। क्यों निकालना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला कोण निकालूंगा तो दोस्तों ये जो पूरा कोण है, ये वाला पूरा कोण 90 डिग्री है। ये वाला पूरा कोण कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से मैं ये बीटा घटा दूंगा तो ये वाला कोण मेरे को पता चल जाएगा। ये पूरा कोण 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक बीटा है,
90 में से मैं बीटा घटाऊँगा तो ये वाला कोण जो मेरे को चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ तो 90 जोड़ा था, उधर 90 घटेगा, तो कोण के O2 E बराबर क्या जाएगा π/2 माइनस बीटा। कोण के O2 E क्या जाएगा π/2 माइनस बीटा। मेरे हिसाब से ये कोण आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बंदे को समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, ये क्रियाक्रम जो करने किया ये किया है स्टेप फर्स्ट में। किस में किया है? स्टेप फर्स्ट में। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे अपन? पट्टे की लंबाई ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? पट्टे की लंबाई। तो स्टेप सेकंड की मैं बात करता हूँ, पट्टे की लंबाई का। पट्टे की लंबाई को L से प्रदर्शित करेंगे। अब पट्टे की लंबाई क्या रहेगी देखना दोस्तों, ये पूरा चाप GJH, ये जो पूरा चाप है एक तो ये रहेगा, तो चाप GJH, ये वाला चाप क्या रहेगा? इस पट्टे की लंबाई में आएगा। फिर H में क्या जोड़ देंगे? E, GJH, एक तो ये वाला चाप प्लस HE प्लस EKF, ये वाला चाप प्लस चाप EKF प्लस EKF और F में क्या जोड़ देंगे? G जोड़ देंगे प्लस FG, F और G। तो ये पूरे पट्टे की लंबाई आ जाएगी। पट्टे की लंबाई कैसे निकाली एक बार फिर बताता हूँ। यहाँ से मैं चालू हुआ, यहाँ से यहाँ तक मैंने ये चाप लिया, चाप GJH, फिर उसमें HE जोड़ दिया, फिर HE में ये वाला चाप जोड़ दिया, EKF, फिर F में क्या जोड़ दिया? G जोड़ दिया। तो ये पूरा पट्टा जिन दोनों घिरनियों पर लिपटा हुआ है उसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इधर देखना, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये निकलता है, जब ये डायग्राम बिल्कुल स्केल की सहायता से सही बनाया जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जो ये चाप है अपन क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक का चाप लेंगे, जैसे H तक का चाप लेंगे और उसको दुगना कर देंगे, यानी उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चाप आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो चाप है उसकी लंबाई और यहाँ से यहाँ तक के जो चाप की लंबाई है वो बराबर है। क्या है? बराबर है। ये इस डेरिवेशन में माना गया है। तो जब ये दोनों चाप की लंबाइयाँ बराबर है तो किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक चाप की लंबाई निकाल लेंगे और उसका दुगुना कर देंगे तो पूरे चाप की लंबाई आ जाएगी। तो मैं यहाँ से यहाँ तक के चाप की लंबाई निकालूंगा और उसको डबल कर दूंगा तो इस पूरे चाप की लंबाई आ जाएगी। फिर दोस्तों मैं यहाँ से यहाँ तक के चाप की लंबाई निकालूंगा और उसको भी डबल कर दूंगा तो ये पूरे वाले चाप की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों चाप बराबर यहाँ पे माने गए हैं। तो ये वाली भी डबल करते पूरे की आएगी, ये भी डबल की आती पूरे की आएगी। और दोस्तों जो ये HE है, ये HEGF, ये FG इसके बराबर आता है। HE की लंबाई का जो मान है वह GF की लंबाई के बराबर आता है। तो इसमें से भी किसी भी एक की लंबाई निकालूंगा और उसको भी डबल यानी 2 से गुणा कर दूंगा तो इन दोनों की लंबाई का योग आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब सबसे पहले मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 इंटू चाप कौन सा जाएगा? आप JH आ जाएगा, 2 से गुणा कर दिया तो GJH की जगह क्या आ जाएगा? JH। ठीक है, प्लस HE और FG, इन दोनों का मान बराबर है तो दोनों में से मैं कोई भी एक मान रख दूंगा क्योंकि आगे 2 लगा दिया। यहाँ लिख देता हूँ मैं HE प्लस इसकी जगह लिख देंगे चाप, इसकी जगह क्या लिख देंगे? चाप। कौन सा वाला चाप? EK वाला चाप प्लस चाप EK। ठीक है, मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के चाप की लंबाई मैंने निकाली, उसको 2 से गुणा कर दिया। HE का मान मैंने निकाला, उसको 2 से गुणा कर दिया। और E के चाप का मान मैंने निकाला, उसको 2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाइयाँ मैंने निकाली। कहाँ से? यहाँ से ये यहाँ तक की लंबाई मैंने निकाली और उसको 2 से गुणा कर दिया तो पूरे पट्टे की लंबाई आ जाएगी। यहाँ तक मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। और इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। क्या दे दिया? समीकरण 1। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं।
क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे भी है इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन ऐप के अंदर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, तो ऐप के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखना भैया, इस चाप की लंबाई मैं ज्ञात करूँगा, इस वाले चाप की लंबाई ज्ञात करूँगा मैं, एच की लंबाई ज्ञात करूँगा और वो मान इस समीकरण एक में पुट कर दूंगा तो हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 3 पॉइंट अपन दे चुके पहले, 4th पॉइंट की यहाँ पे बात करता हूँ और 4th पॉइंट में ज्ञात करूँगा चाप जे एच की लंबाई। चाप जे एच बराबर, अब इधर देखना 10वीं में अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, चाप बराबर होता है दोस्तों, चूँकि चाप बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या, कोण इंटू त्रिज्या। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो चाप जे एच में ले रहा हूँ, तो चाप जे एच के लिए कोण कितना आया था, ये पूरा कोण आया था और ये पूरा कोण आया था अपने पास π/2 प्लस बीटा। क्या आया था, π/2 प्लस बीटा। इसको इसके त्रिज्या से गुणा कर दूंगा और ये चालक की घिरनी है और चालक की घिरनी की त्रिज्या कितनी है, r1। तो इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। किसकी लंबाई आएगी, चाप जे एच की लंबाई आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखना, जो एच ई है ये एच ई की लंबाई पी ओ टू की लंबाई के बराबर रहेगी, यानी एच ई की जो लंबाई रहेगी ये इस पी ओ टू की लंबाई के बराबर रहेगी, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है, समांतर। अब पी ओ टू जो है दोस्तों ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो आधार पी ओ टू का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, तो पी ओ टू और ओ वन ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर मैं इसका मान ज्ञात कर सकता हूँ। तो एच ई का जो मान है वो बराबर रहेगा पी ओ टू के, और पी ओ टू का मान पाइथागोरस प्रमेय लगा के ज्ञात करेंगे। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा है, O1 O2, तो O1 O2 का स्क्वायर, O1 इंटू O2 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो O1 O2 का स्क्वायर माइनस O1 P का स्क्वायर। ठीक है, O1 O2 कर्ण है, इसके स्क्वायर में से इस लंब का स्क्वायर माइनस कर दूंगा मैं O1 P का स्क्वायर, तो हमारे पास आधार आ जाएगा, P O2 का मान आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। और P O2 का मान किसके बराबर है, H E के बराबर है। ठीक है, अब देखना H E बराबर अंडर रूट O1 O2, O1 O2 क्या है, दोनों घिरनियों के बीच की दूरी, और दोनों घिरनियों के बीच की दूरी इस डायग्राम में कितनी दे रखी है, y दे रखी है। तो O1 O2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, y का स्क्वायर। ठीक है, माइनस O1P यानी यहाँ से यहाँ तक का मान। अब ये O1P कैसे निकालूंगा, इधर देखना, O1P बराबर दोस्तों मैं लिख सकता हूँ इस पूरी लंबाई में से मैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई घटा दूँ तो मेरे पास O1P आ जाएगा, यानी O1H में से मैं क्या घटा दूँ, PH घटा दूँ, O1H में से मैं PH घटा दूँ तो O1P आ जाएगा। अब O1H जो है, O1H इस चालक घिरनी की क्या है, त्रिज्या है, इस चालक घिरनी की त्रिज्या तो है O1H, तो ये वो R1। और PH क्या है दोस्तों, ये PH जो मान है इसके समांतर अगर मैं चला ऐसे, तो ये क्या है, इस दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, इस दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो R2 है इसके बराबर ही मान आएगा किसका, PH का। देखो ये इसके समांतर है, इसके समांतर मैंने पेन चलाया तो इसकी त्रिज्या के बराबर मान आएगा किसका, PH का, यानी PH किसके बराबर रहेगा, R2 के बराबर। तो O1P का मान क्या गया, R1 माइनस R2, तो y स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर क्या गया, HE का मान। इसे दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा, यहाँ तक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों HE के बाद इस वाली चाप की लंबाई में ज्ञात करूँगा EK की। तो EK की लंबाई कैसे ज्ञात करूँगा, कोण इंटू त्रिज्या। यहाँ पे ये वाला कोण कितना आया था, ये वाला कोण आया था π/2 माइनस बीटा।
और इस पुली की त्रिज्या कितनी है R2, तो उसको त्रिज्या से गुणा करते हैं, चाप EK की लंबाई जाएगी, तो चाप EK बराबर π/2 माइनस बीटा, ये तो कोण आया था इसका, और इसकी त्रिज्या R2, ये समीकरण नंबर 4। अब दोस्तों चाप JH का मान मैंने निकाल लिया, HE का मान मैंने निकाल लिया, और चाप EK का मान मैंने निकाल लिया। इन तीनों मानों को कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, समीकरण 1, 2, 3, 4 से क्या करेंगे, इधर देखना, ये क्या है, पट्टे की लंबाई है, और पट्टे की लंबाई को किससे दर्शा रहे अपन, L से दर्शा रहे, किससे दर्शा रहे हैं, L से। तो मैंने 2 की जगह 2 लिख दिया। चाप JH की लंबाई कितनी आई है, ये आई है π/2 प्लस बीटा इंटू R1। HE की लंबाई कितनी आई है, y² माइनस R1 माइनस ये y² है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और एक इसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। और दोस्तों अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो मैंने क्या किया, इसकी घात 1/2 कर दिया। y² की जगह y² माइनस की जगह माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट की जगह मैंने क्या कर दिया, अंडर रूट हटा दिया और घात 1/2 लगा दी, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, ठीक है। अब दोस्तों प्लस इस चाप की लंबाई कितनी है, π/2 माइनस बीटा इंटू R2, ये है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, मान अपन ने समीकरण 1 में पुट कर दिया। अब देखना बच्चों, ये 2 को मैं यहाँ कहीं छोड़ रहा हूँ, π/2 प्लस बीटा इंटू R1 को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ प्लस। अब दोस्तों मैंने यहाँ से क्या किया, ठीक है, यहाँ से क्या किया, y² कॉमन ले लिया, y² कॉमन ले लिया, तो y² कॉमन लिया तो इसकी घात 1/2 भी है, इसकी घात 1/2 है, तो y² की घात 1/2 आएगा बाहर। नहीं तो ऐसी करो, चलो यहाँ अंडर रूट ही लगा रहने देते हैं, यहाँ क्या लगा रहते हैं, अंडर रूट लगा रहने देते हैं, अगली स्टेप में हटा देंगे, यहाँ अंडर रूट ही लगा दिया मैंने अभी, ठीक है। अब देखना इधर, प्लस का प्लस, अंडर रूट का अंडर रूट, मैंने यहाँ से y² कॉमन ले लिया, y² कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1, जो भी कॉमन लेते हैं उसका भाग लगता है। y² कॉमन लिया तो y² में किसका भाग लगेगा, y² का भाग लगेगा, तो यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस, इधर भी y² का भाग लगेगा, तो R1 माइनस R2 बटा y का स्क्वायर, एक साथ कर दिया मैंने। और अंदर छोटा कोष्टक है तो बाहर बड़ा कोष्टक लगाना जरूरी है। देखो इधर y² कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस इधर y² का भाग लगेगा, तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर बटा y²। तो मैंने दोनों को एक साथ कोष्टक के अंदर लेके कंबाइंड स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि इससे खोलेंगे तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर बटा y² ही आएगा, तो मैंने दोनों को एक साथ लिया, फिर बाद में स्क्वायर लगा दिया। प्लस यहाँ π/2 माइनस बीटा इंटू R2 ऐसा का वैसा चल रहा है, ठीक है। L बराबर 2 इंटू π/2 प्लस बीटा इंटू R1 प्लस। अब दोस्तों y² का वर्गमूल अगर अपन लेंगे, y² का वर्गमूल अपन लेंगे तो बाहर वर्गमूल के बाहर क्या आएगा, कैपिटल Y आएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस R1 माइनस R2 बटा y का स्क्वायर, ठीक है। और पीछे क्या जाएगा π/2 माइनस बीटा इंटू R2। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा। इसे एक बार अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब आगे देखना बच्चों, L की जगह L 2 बार चल ही रहा है बाबा की कृपा से, π/2 प्लस बीटा इंटू पीछे क्या है R1 की जगह R1 प्लस y की जगह y। अब देखना दोस्तों, इसको अंडर रूट को हटा रहा हूँ मैं, और अंडर रूट को हटाऊँगा तो हाथ क्या लगा दूंगा 1/2 लगा दूंगा, तो 1 माइनस R1 माइनस R2 बटा y का
स्क्वायर और इसकी घात क्या लगा दी, 1/2 लगा दी। घात क्या लगा दी, 1/2, यानी अंडर रूट हटा दिया और अंडर रूट के स्थान पे क्या लगा दी, घात 1/2 और प्लस पीछे ये चल ही रहा है 5/2 माइनस बीटा इंटू R2। L बराबर 2 इंटू π/2 प्लस बीटा इंटू R1 को मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस y को मैंने y लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक द्विपद प्रमेय अपन ने मैथमेटिक्स में पढ़ी थी। द्विपद प्रमेय ये कहती है कि अगर किसी फलन की घात बाहर एक कुछ भी लग रही हो तो वो घात आगे आ जाती है, यानी 1 की जगह तो 1 ही रहेगा, लेकिन R1 माइनस R2 का स्क्वायर बटा y के आगे क्या आ जाएगी, ये वाली घात इसके आगे आ जाएगी। किसके कंसेप्ट से, ये द्विपद प्रमेय के कंसेप्ट से, ठीक है। तो मैंने जो घात 1/2 है ये यहाँ आगे लिख दी और फिर क्या लिख दिया, R1 माइनस R2 बटा y का स्क्वायर, यानी ये घात कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। किससे आएगी, द्विपद प्रमेय से, ठीक है। और प्लस पीछे ये चल ही रहा है, पीछे क्या चल रहा है, π/2 माइनस बीटा इंटू R2, ठीक है। अब इधर देखना, L बराबर 2 इंटू π/2 प्लस बीटा इंटू R1 प्लस y को मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, y को 1 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, y आएगा। फिर माइनस y को 1/2 से गुणा करूँगा तो 1/2 y आएगा। और इसको खोल देता हूँ, R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ऐसे लिख दूँ। ऐसे y को 1 से गुणा करूँगा तो y, माइनस की जगह माइनस, y को 1/2 से गुणा करूँगा तो 1/2 y, और इसको खोल दिया R1 माइनस R2 का स्क्वायर बटा y स्क्वायर। और पीछे इसको ऐसा कैसा लिख दिया, यहाँ प्लस है, ये प्लस π/2 माइनस बीटा इंटू R2, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस 2 को अंदर गुणा कर रहा हूँ, 2 को अंदर गुणा करूँ तो L बराबर 2 इंटू π/2 प्लस बीटा इंटू R1 प्लस 2y से भी गुणा होगा तो 2y आ जाएगा, माइनस 2 इससे भी गुणा होगा तो 2 इंटू 1/2y, 2 इससे भी गुणा होगा, 2 इससे भी गुणा होगा, 2 इससे भी गुणा होगा तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस 2 इससे भी गुणा होगा, 2 इंटू π/2 माइनस बीटा इंटू R2। यहाँ तक मामला टकाटक क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखना आप, इसके बाद दोस्तों L बराबर, आगे देखना, इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ इस 2 से 2 कट जाएगा, 1y कट जाएगा तो यहाँ 1y बच जाएगा, ठीक है। अब 2 को π/2 से गुणा करूँगा तो 2 इंटू π/2 प्लस 2 इंटू बीटा, ठीक है। और पीछे क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है R1, ठीक है। नहीं तो ऐसी करो, इसको भी गुणा कर दो, इसको भी अंदर गुणा कर दो, 2 इंटू π/2 और इसको R1 से भी करेंगे तो इंटू R1 भी आएगा। क्या किया मैंने, मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, 2 को π/2 से गुणा करूँगा तो 2 इंटू π/2, फिर इसको R1 से भी करूँगा तो इंटू R1, फिर प्लस का प्लस, 2 को बीटा से गुणा करूँगा तो 2 इंटू बीटा, और इसको R1 से भी करूँगा तो इंटू R1, ठीक है। प्लस 2y का 2y माइनस यहाँ क्या आएगा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और नीचे बटा में क्या बचेगा, y बचेगा, ठीक है। ये 2y ऐसा कैसा, यहाँ माइनस 2 से 2 कट गया, R1 माइनस R2 का स्क्वायर बटा y, और प्लस 2 को π/2 से गुणा करूँगा तो 2 इंटू π/2, और फिर इसको R2 से भी करूँगा तो इंटू R2, माइनस 2 को बीटा से गुणा करूँगा तो 2 इंटू बीटा इंटू इसको R2 से भी करूँगा तो R2 से, ठीक है। एक बार और बता रहा हूँ, 2 को π/2 से गुणा किया, फिर इसको R1 से भी करेंगे तो R1, फिर प्लस का प्लस, 2 को बीटा से गुणा करेंगे तो 2 बीटा, फिर इसको R1 से भी करेंगे तो R1, प्लस 2y का 2y, माइनस का माइनस, R1 माइनस R2 का स्क्वायर बटा y का y, प्लस 2 को इससे गुणा करूँगा तो 2 इंटू π/2 इंटू R2 से भी करूँगा तो R2, माइनस 2 से इसको करूँगा तो 2 बीटा, R2 से भी करूँगा तो R2। अब दोस्तों मैं यहाँ पे 2 से 2 कट गया और यहाँ भी 2 से 2 कट गया। अब इधर देखना L बराबर, अब आगे अपन क्या बात करेंगे, इधर देखना, यहाँ पे भी पाई आ रहा है और यहाँ पे भी पाई आ रहा है, इन दोनों में से मैं पाई कॉमन ले रहा हूँ, दोनों में से पाई कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, R1, और यहाँ क्या बचेगा R2, और आगे क्या है प्लस, तो प्लस R2। क्या किया मैंने,
यहाँ पे भी पाई R1 है, यहाँ पाई R1 बचा है, यहाँ पाई R2 बचा है, दोनों में पाई आ रहा है तो पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ R1 और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और R2। अब इधर देखना, यहाँ पे 2 बीटा R1 और यहाँ पे भी 2 बीटा R2, 2 बीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से मैंने 2 बीटा कॉमन ले लिया, 2 बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा R1 और यहाँ आगे माइनस आ रहा है तो माइनस, और यहाँ क्या बचेगा R2। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया इसे R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन y, और इस प्लस 2y को मैंने लास्ट में लिख दिया, प्लस 2y को मैंने कहाँ लिख दिया, लास्ट में लिख दिया। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर होगा, यहाँ तक सब कुछ टकाटक होगा। ठीक है, अगर डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अब इधर देखना दोस्तों, 10th में लाल बटा का संबंध जानते हैं, साइन बीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ कोण बीटा है तो यहाँ लंब बटा कर्ण रहेगा। दोस्तों ये कोण बीटा है तो इस बीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी ये लंब कहलाएगा, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार कहलाएगा, और ये इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो साइन बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान किसके बराबर है, O1P के बराबर। लंब का मान किसके बराबर है, O1P के बराबर। यहाँ जो भी कोण है, इस कोण की अपन बात कर रहे हैं, तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, जो बचती है वो आधार कहलाती है। तो लंब किसके बराबर है, O1P के बराबर है, और कर्ण किसके बराबर है, कर्ण है O1 O2 के बराबर। तो साइन बीटा बराबर क्या आ गया, ये आ गया साइन बीटा बराबर O1P बटा O1 O2। अब दोस्तों जब कोण का मान बहुत छोटा होता है, कोण का मान बहुत छोटा है तो साइन बीटा को बीटा के बराबर माना जाता है, और अगर यहाँ कोस बीटा आता तो उसे 1 के बराबर माना जाता है। ये मैथमेटिक्स में अपन पढ़ चुके हैं। अगर कोण का मान बहुत छोटा हो तो साइन बीटा को बीटा के बराबर माना जाता है, अगर साइन बीटा की जगह कोस बीटा जाए तो उसे 1 के बराबर माना जाता है। तो यदि बीटा का मान अल्प है तो दोस्तों पेपर में डेरिवेशन वैसे ही करना है जैसे मैंने कराया, साइड में लाइन खींच के जो भी काम की चीज़ आती है उससे साइड की लाइन खींच के वैसे के वैसे लिखना है जैसे मैंने इस डेरिवेशन में लिखी। डिप्टो ऐसा का ऐसा डेरिवेशन आपको एग्जाम में छापना है, तभी नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो साइन बीटा अल्फ है तो साइन बीटा की जगह मैं बीटा लिख दूंगा, तो बीटा बराबर क्या जाएगा, O1P बटा O1 O2। और O1P का मान अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, क्या आया था, R1 माइनस R2 के बराबर आया था, और O1 O2 किसके बराबर आया था, O1 O2 के बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल Y। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, O1 O2, और वो किसके बराबर है, कैपिटल Y। यानी बीटा का मान किसके बराबर आएगा, R1 माइनस R2 अपॉन Y के। कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ बीटा की जगह मैं मान पुट कर दूंगा क्या, R1 माइनस R2 अपॉन Y। तो L बराबर पाई R1 प्लस R2 का R1 प्लस R2 प्लस 2 इंटू बीटा की जगह क्या आएगा, बीटा की जगह आएगा R1 माइनस R2 अपॉन Y का, ये आएगा, और माइनस इधर क्या है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन Y, और प्लस का 2Y। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ये 2 का 2 बीटा की जगह ये रखा, और ये R1 माइनस R2 और बच रहा है, रुको इसे लिखूँ, इधर देखो भाई, 2 का 2 लिख दिया, बीटा का मान क्या रखा, R1 माइनस R2 अपॉन Y, और एक ये भी बच रहा है R1 माइनस R2 की जगह R1। 2 का 2 बीटा की जगह वो मान रख दिया, और R1 माइनस R2 की जगह R1 माइनस R2, फिर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन Y, और प्लस 2Y को ऐसा का वैसा लिख दिया। क्या किया दोस्तों, यहाँ पे इसकी जगह ऐसा का ऐसा लिख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया, बीटा का मान वहाँ से रख दिया, और ये R1 माइनस R2 की जगह R1 माइनस R2 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया, R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन Y की जगह R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन Y लिख दिया, प्लस 2Y की जगह प्लस 2Y लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखना L बराबर पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस, यहाँ R1 माइनस R2 है, यहाँ भी R1 माइनस R2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है Y। R1 माइनस R2 इंटू R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन Y, और 2 का 2 माइनस पीछे क्या है, R1 माइनस R2 का अपॉन का स्क्वायर
अपॉन वाई प्लस 2y। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखना, ये पीछे वाली चीज़ r1 माइनस आर टू का स्क्वायर अपॉन वाई और r1 माइनस आर टू का स्क्वायर अपॉन सेम है नहीं है। इसे अगर मैं पूरे को कैपिटल X मान लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल X और यहाँ माइनस कैपिटल X। 2x में से x जाएगा तो क्या आएगा x आएगा, यानी इस दो बार में से मैं एक बार घटा दूंगा तो एक बार बच जाएगा। इस पूरे को मैं अगर कैपिटल X मान लूँ, मन में मान लूँ तो 2x और ये क्या है x, तो 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा। और x किसको माना था अपन ने, इस पूरे को माना था, यानी 2x में से x जाएगा तो x ही तो बचेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो एक बार बच जाएगा। तो मैं इसे इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ एक घात अपन एक बटा तो आगे लाते हैं, तो यहाँ पीछे लिखना जरूरी है कोष्टक में, क्योंकि अपन ऐसा द्विपद पर में से किया भाई ऐसा, ठीक है। अगर ये द्विपद पर में नहीं होती तो डेरिवेशन नहीं होता। इसके बाद मैं इधर आ रहा हूँ, पट्टे की लंबाई L बराबर क्या जाएगी, इसको ऐसा कैसे लिख दूंगा, पाई r1 प्लस r2, ठीक है, पाई r1 प्लस r2। अब दोस्तों इस प्लस 2y को मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस 2y को मैं क्या करता हूँ पहले लिख देता हूँ प्लस। अब इस दो में से एक जाएगा तो एक बच जाएगा, क्या बच जाएगा r1 माइनस r2 का स्क्वायर अपॉन y, क्या बच जाएगा अपॉन y। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आ जाएगा खुला पट्टा चलने के लिए पट्टे की लंबाई का, और ये डेरिवेशन अपना कंप्लीट हुआ है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, L बराबर पाई r1 प्लस r2, इस प्लस 2y को पहले लिख दिया और इस 2 में से एक जाएगा तो एक बार बच जाएगा, प्लस r1 का स्क्वायर r1 माइनस r2 का स्क्वायर अपॉन y। और ये फॉर्मूला अपन को डायरेक्ट याद भी रखना है और डेरिवेशन भी याद रखना है। इस फॉर्मूले के आधार पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं क्या, पूछे गए बहुत सी बार, और ये डेरिवेशन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो दोस्तों इतना लंबा डेरिवेशन था और इतनी चीज़ें अपन को इस डेरिवेशन में याद रखनी है। ये सब्जेक्ट है टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन। अभी इस सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की शुरुआत हुई है अभी तो डेरिवेशन की, ठीक है। अभी तक अपन जो भी पढ़ा, अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा। आज के क्लास में फर्स्ट डेरिवेशन किया है जिसमें मजा आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है कि डेरिवेशन अपन ने तो कर लिया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस डेरिवेशन को आपको घर पे बार बार देखना है, मतलब कम से कम इस वीडियो को 2-3 बार तो देखना है, तभी ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास में ये फैसिलिटी नहीं थी, ऑफलाइन क्लासेज में आप बार बार नहीं देख सकते वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ ये फैसिलिटी है तो इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। फिर डेरिवेशन को 2-3 बार देखने के बाद रफ कॉपी में बिना देखे आपको सोल्व करना है। अगर बिना देखे ये डेरिवेशन आपने रफ कॉपी में सोल्व नहीं किया तो मेरी गारंटी पेपर में डेरिवेशन आपसे नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा वही टॉपर बनेगा। राजस्थान के टॉपर अपना स्टडी जोन क्लासेस से निकलते हैं तो वही निकलते हैं जो मेरी बात को फॉलो करता है और जो अच्छे से पढ़ाई करता है। तो डेरिवेशन को 2-3 बार वीडियो से देखना, फिर रफ कॉपी में बिना देखे करना। ये डायग्राम अगर याद नहीं होगा तो ये डेरिवेशन आप नहीं कर सकते। तो डायग्राम को भी रफ कॉपी में बिना देखे करना, प्रैक्टिस करना, और डेरिवेशन के भी रफ कॉपी में बिना देखे प्रैक्टिस करना, तभी ये डेरिवेशन आप एग्जाम में कर सकते हो। और फॉर्मूला आपको याद रखना, तभी बात बनेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा और जो भी कंसेप्ट अपने आज की क्लास में पढ़े वो आपको समझ में आए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ऐप के अंदर या यूट्यूब के अंदर जो भी कमेंट बॉक्स है वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हो। आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा अगले वीडियो में। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो जो भी दोस्त आपके मैकेनिकल 5th सेमेस्टर के राजस्थान के, ठीक है, जिनके भी ये सब्जेक्ट चलता है, उनके पास इस क्लास के लिंक को पहुँचाए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा हो सके। अगर कर भला तो हो भला। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।